नमस्कार। सनराइज पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार वेला। आज हम अभिव्यक्ति एवं माध्यम कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य की पुस्तक अभिव्यक्ति एवं माध्यम का पहला अध्याय जो जनसंचार के नाम से है, इस जनसंचार में हम बात करने जा रहे हैं संचार के बारे में। जनसंचार को पढ़ने से पहले हम जो संचार है, संचार की जो सामान्य बातें हैं, उस संचार किसे कहते हैं, संचार के कितने तत्व होते हैं, हम आज इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको संचार की परिभाषा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि संचार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, देखिए संचार की परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संचार किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान सामान्यतः संचार की प्रक्रिया है। मैं एक बार पुनः इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो संचार है, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होते हैं। संचार किन के बीच होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। इनके बीच क्या क्या होता है? सूचना, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। क्या क्या होता है? सूचना, विचार व भावनाओं का आदान प्रदान सामान्यतः संचार की प्रक्रिया है। फिर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सूचना, विचारों व भावनाओं को, जो सूचना, विचार व भावनाओं का आदान प्रदान होता है, वो किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है। तो माध्यम मौखिक हो सकता है, मौखिक यानी कि इशारों के द्वारा, बोल करके, ठीक है, लिखित, लिख करके, और तीसरा श्रव्य दृश्य माध्यम के जरिए। मौखिक बोल करके, लिखित लिख करके और दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार। मैं फिर से बता देता हूं कि संचार के माध्यम कौन कौन से? सूचना, विचार और भावनाओं को मौखिक, लिखित या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। अब संचार की परिभाषा तो अपन ने पढ़ ली। अब संचार के तत्व होते हैं, संचार के तत्व है। तो संचार के तत्व 6 होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आगे की जो टॉपिक है संचार के तत्व है, संचार के तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, जनसंचार की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं संचार के तत्व की। संचार के 6 तत्व होते हैं: स्रोत या संचारक, भाषा कोड, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक। अब हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। स्रोत या संचारक किसे कहते हैं? देखिए, स्रोत या संचारक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाला, वो क्या होता है? स्रोत या संचारक होता है। मैं एक बार फिर से इसका दोहरान करता हूं। स्रोत या संचारक किसे कहा जाता है? अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाला स्रोत या संचारक कहलाता है। किसी विचार, संदेश या भावना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाला स्रोत या संचारक होता है। हम स्रोत या संचारक के बाद हम भाषा कोड, जो अगला तत्व है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम दूसरा जो तत्व है भाषा कोड, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। संचार का जो पहला तत्व है स्रोत या संचारक, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब दूसरा तत्व है भाषा कोड। दूसरा तत्व कौन सा है? भाषा कोड। भाषा कोड क्या होता है? देखिए, यह एक तरह का कूट चिन्ह होता है। एक प्रकार का, जब हम संदेश भेजते हैं तो एक प्रकार का चिन्ह होता है, कूट चिन्ह होता है।
संचार की प्रक्रिया में संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग भी कहते हैं। भाषा कोड को क्या कह सकते हैं हम? कूटीकृत या एनकोडिंग भी कह सकते हैं। यह क्या होता है? एक प्रकार का कूट चिन्ह होता है जिससे हम संदेश को भेजते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम तीसरे तत्व की बात करते हैं, संदेश की। देखिए तीसरा तत्व है संदेश। सबसे महत्वपूर्ण होता है यह तत्व कैसा होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह जो तत्व है संदेश, तीसरा तत्व कौन सा है? संदेश। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। संचार प्रक्रिया में संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य है अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। अपने संदेश को प्राप्तकर्ता तक उसी अर्थ में पहुंचाना। देखिए संदेश क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है और संदेश को उसी अर्थ के साथ पहुंचाना होता है। जो संदेश, विचार या भावना हमें किसी दूसरे को पहुंचानी है तो किस अर्थ में जाएगा? प्राप्तकर्ता को मैं जो संदेश भेजना चाह रहा हूं वो उसको उसी अर्थ में मिल जाना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगला है माध्यम। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चौथा जो तत्व है माध्यम, इस चौथे तत्व की बात करते हैं, अध्ययन करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में बैठता हूं। संचार का तीसरा जो तत्व है संदेश, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला तत्व है माध्यम। देखिए माध्यम किससे कहते हैं? संचार का जो चौथा तत्व है वो है माध्यम। संदेश को किसी माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। हम अपने संदेश को किसी न किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जैसे हमारे बोले हुए शब्द, हम कुछ ना कुछ बोलते हैं तो बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। या इसी तरह यदि हम देखें, इसके अलावा जैसे बोले हुए शब्द तो ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं। इसी तरह टेलीफोन है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है और फिल्म है आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए संदेश क्या है वो प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाए जाते हैं। तो देखिए माध्यम किसे कहते हैं? कि अपने संदेश को किसी न किसी तरीके से पहुंचाना। जैसे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं, या हम कभी न्यूज चैनल देखते हैं, रेडियो पे समाचार सुनते हैं, या अखबार में हम समाचार पढ़ते हैं तो वो हमें प्राप्त होते हैं। तो वो किसी न किसी माध्यम के जरिए प्राप्त होते हैं। जैसे रेडियो समाचार पत्र के जरिए प्राप्त हो रहे हैं, टेलीविजन के जरिए प्राप्त हो रहे हैं और रेडियो के जरिए प्राप्त होते हैं। तो ये जो माध्यम है इसे ही माध्यम कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी देर। पांचवा तत्व है प्राप्तकर्ता। देखो संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता कहलाता है। हमने अपने संदेश को भेजा, हमने किसको भेजा? वो जो प्राप्त करने वाला होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्राप्तकर्ता कहा जाता है। फिर छठवां और अंतिम तत्व है फीडबैक या प्रतिक्रिया। ये देखो फीडबैक या प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए प्राप्तकर्ता अपने अनुसार जो प्रतिक्रिया देता है। जैसे मैंने अपने संदेश को भेजा किसी दूसरे के पास, मैंने अपने संदेश को किसी दूसरे के पास भेजा, उसको वो संदेश प्राप्त हुआ और वो प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने अनुसार जो प्रतिक्रिया देता है, अपने अनुसार वो क्या प्रतिक्रिया देगा, मुझे वापस क्या संदेश देगा, वो ही फीडबैक या प्रतिक्रिया कहलाता है या कहते हैं। हम संचार की परिभाषा पढ़ चुके हैं, संचार के तत्व पढ़ चुके हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि संचार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जनसंचार के तत्व हम पढ़ चुके हैं। अब हम अध्ययन कर रहे हैं संचार के प्रकार। तो संचार के कितने प्रकार हैं?
4 प्रकार। कितने प्रकार है संचार के? 4। पहला प्रकार कौन सा है? अंतर्वैयक्तिक संचार। पहला प्रकार कौन सा है? अंतर्वैयक्तिक प्रकार। दूसरा अंतर्वैयक्तिक, तीसरा समूह और चौथा है जनसंचार। चौथा कौन सा है? जनसंचार। तो सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है? एक ही व्यक्ति होता है, इसमें संदेश भेजने वाला और संदेश को प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। जैसे मंदिर में कोई व्यक्ति पूजा करने जा रहा है और वो अपने मन ही मन पूजा कर रहा है, आरती बोल रहा है या अपनी मन्नतें भगवान को बोल रहा है, तो भेजने वाला भी वो खुद ही है और प्राप्त करने वाला भी, सुनने वाला भी वो खुद ही है। तो यह कौन सा प्रकार हो गया? अंतर्वैयक्तिक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार अंतर्वैयक्तिक प्रकार, दो व्यक्तियों के परस्पर आमने सामने बैठकर जो संवाद किया जाए। दो व्यक्ति आमने सामने बैठ जाएंगे और वो आपस में अपने विचारों भावनाओं या संदेशों का आदान प्रदान करते हैं या आमने सामने बैठकर संवाद करते हैं। जैसे आपने कभी साक्षात्कार देखा होगा, तो दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर एक साक्षात्कार लेने वाला और एक साक्षात्कार देने वाला। तो ये जो प्रकार है ये अंतर्वैयक्तिक में आता है। तीसरा है समूह संचार। देखिए समूह संचार, दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति एक समूह में बैठकर, जैसे 20, 30, 50 लोग या 5-10 लोग बैठ करके और जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं या संवाद करते हैं, वो समूह संचार में आ गए। जैसे कक्षा में एक अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है, तो वो कौन से में आएगा? समूह संचार में। और चौथा प्रकार है जनसंचार। चौथा प्रकार कौन सा होता है? जनसंचार। देखिए जनसंचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। जनसंचार जो तो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जनसंचार किसे कहते हैं? एक विशाल जनसमूह तक, इसको जैसे पूरे भारत में अपने संदेश को पहुंचाना होता है, तो हम एक एक करके एक एक व्यक्ति तक अपने संदेश को पहुंचाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है? एक विशाल जनसमूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, यानी कि प्रत्यक्ष संवाद नहीं करता, इसमें आमने सामने संवाद नहीं करता, वो किसी न किसी मुद्रित तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए, ठीक है, किसी मुद्रित तकनीक या यांत्रिक माध्यम के जरिए अपने संदेश को विशाल जनसमूह तक पहुंचाएगा। जैसे पूरे भारत के लोगों को अपने संदेश को पहुंचाना होता है, तो वो संदेश जो पहुंचाता है वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाता है। जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, ये सभी किस में आते हैं? जनसंचार में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इतने से टॉपिक में बहुत लाभान्वित हुए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।